मेरा नाम हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करिए, उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसको वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक जरूर देखें और मेरा ऑडियंस रिटेंशन थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, आप लोग कुछ शेयर वेयर तो करते नहीं हो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। और अगर नहीं देखते हो और 1-2 सेकंड के लिए वीडियो चालू करके छोड़ के चले जाते हो तो प्लीज़ देखा भी मत करो। ठीक है, उससे मुझे नुकसान होता है और आपको तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि आपको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो में अगर आप 1-2 सेकंड के लिए चालू करते हो तो प्लीज़ देखना ही बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, आप वीडियो को कंपलसरी लाइक करो। मुझे पता है कि आप लोग करते नहीं हो, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, लाइक करो। कमेंट में अगर थम्स अप डालना तो डाल दो, और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलो, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी और मुझे सेपरेटली आपको लिंक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अगर सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आपको भी लेक्चर्स बना के दूंगा अच्छे। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे होंगे या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी चैनल्स देखते होंगे, तो वो 1-2 सैम्पल वीडियो डालते हैं अपने, फिर वो बोलते हैं कि हमारे साथ पढ़ लो। ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सीरीज बना के दूंगा, तो मैं लगातार आपको सीरीज बना रहा हूँ। भले से मेरे चैनल में 20-30 व्यू आ रहे हैं तो भी मैं डेली आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इतना सहयोग कर दीजिए तो बहुत है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए। उस पर मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपने नाम और लोकेशन के साथ, तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में भी जोड़ लूँगा। उसमें कई सारे सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाकर व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनिए। ठीक है, कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और ये टॉपिक काफ़ी छोटा है और इसके साथ मैं 1-2 और चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कब तक कवर हो पाता है ये। अगर वीडियो थोड़ा ठीक ठाक बन गई तो मैं 1-2 टॉपिक और कवर करा दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो मैं कह नहीं सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी कई सारी क्वेरीज़ हैं मुझे पता है, और आप लोग मुझसे लगातार पूछते रहते हो, कॉल करते रहते हो। उसका जवाब भी देने की मैं वीडियो के दौरान कोशिश करूँगा। ठीक है, पहले तो हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक, और सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको जानना होगा रेडियो एक्टिव कंपाउंड बोलता तत्व के बारे में। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली वो होते हैं जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो। ठीक है, जैसे लाइक थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा उत्सर्जित विकिरण या फिर रेडिएशन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका रेडियोधर्मी पोल्यूशन या फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, अब ये उत्सर्जन की लिमिट भी अलग अलग हो सकती है। विकिरण जो हम लोग उत्सर्जित कर रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके जो मापन की विधि जो है वो बेसिकली इसके लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसको बोलते हैं रोंजन। ठीक है, और बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है रैम। ठीक है, रैम कंप्यूटर वाला रैम नहीं, रोंजन का ही शॉर्ट फॉर्म है रैम। ठीक है, बारिश चालू हो गई, अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ मुझे कुछ मत गाली दीजिएगा, क्योंकि अब मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वीडियो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट। अगर ज़्यादा होगा तो आप हेडफोन लगा लीजिए। 20 रैम से कम जो पॉल्यूशन होता है, 20 रैम से अगर कम जो रेडिएशन है वो प्राणियों के लिए उतना हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर की जो क्षमता है वो 20 रैम से ऊपर के विकिरण पे अपना असर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे का जो कैपेसिटी होता है, जो रेडियो एक्टिव रेस हमारे ऊपर पड़ती है, एक्सरे भी एक प्रकार की रेडियो एक्टिव रेस ही है। ठीक है,
उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 से 6 रैम होती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, उसको हमने देखा। अब इसका टाइप देखते हैं या फिर प्रकार देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, स्रोत के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका मानव जनित रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आएगा, जो हमने परमाणु रिएक्टर कई सारे बनाए हैं उनसे होने वाला जो रिसाव है, ठीक है, रेडिएशन का जो रिसाव होता है उससे होने वाला पोल्यूशन। इसके अलावा हम कई जगह पर न्यूक्लियर चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर चीज़ों का यूज़ हम लोग बेसिकली मेडिकल में भी करते हैं। ठीक है, मेडिकल में यूज़ करते हैं उसका, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्सरेज हो गया, HRCT हो गया, ये सब जगह पे आपका रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग जब रेडियो एक्टिव का एलिमेंट का उत्खनन करते हैं तो जो एलिमेंट रहता है वो इटसेल्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि ऑटोमेटिकली रेडिएशन उत्पन्न करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग विभिन्न प्रकार के परमाणु विस्फोट करते हैं। ठीक है, और उनसे होने वाला रेडिएशन और उससे होने वाला जो पॉल्यूशन है वो कहलाता है आपका मानव जनित पॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हर कोई जानता है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अब प्रकृति में पहले से रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, और ये इनसे होने वाला जो पोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ एक सोर्स है जो कि रेडिएशन उत्सर्जित कर देता है, हालांकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो उतना नहीं होता है। ठीक है, उनसे होने वाला जो पोल्यूशन है वो आपका कहलाता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ठीक है, तो जो सोर्स है आपका, जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो भी आपका रेडिएशन उत्पन्न करते हैं लगातार। ठीक है, इसके अलावा जो सन जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है आपके रेडिएशन का। ठीक है, सन की रेज में हर प्रकार के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश से लेके आपके अवरक्त किरणों तक होते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट भी होते हैं और आपका रेडियो वेव्स भी होते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो किरणों का मिश्रण है आपका सन की रेज, उससे होने वाला रेडिएशन ये भी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सन है वो उससे, उसकी किरणों से बहुत सारे तरीके के रोग भी हो जाते हैं अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो। ठीक है, तो वो सारे अर्थ जो सन है वो भी एक प्रकार का सोर्स है रेडिएशन फैलाने का। ठीक है, लेकिन हाँ, जो एलिमेंट और ये दोनों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि प्राणियों को उससे कोई नुकसान हो, अनटिल एंड अनलेस कि उसमें कोई क्या करना चाहिए, मेजर इंक्लूजन नहीं होता किसी और चीज़ का। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक स्रोत, ये हो गया मानव जनित स्रोत। अब इनके बारे में जानते थे, अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लिख लेना अपने वर्ड्स में। अब विकिरण का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, विकिरण से कई प्रकार की रेडियो एक्टिव जो विकिरण है या फिर रेडिएशन है उससे कई प्रकार की आपके रेज निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा रेज हो गया। और ये बेसिकली क्या करती है, जो भी जीवित कोशिका या फिर टिश्यूज़ रहते हैं उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, और कोशिका के नष्ट होने से क्या होता है, बेसिकली आपके चर्म रोग हो जाते हैं कई प्रकार के। इसके अलावा कैंसर तक का भी खतरा होता है। ठीक, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे एक और चीज़ होता है, गुणसूत्रों एवं जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, और कई बार की स्थिति में आपका रेडिएशन से गर्भपात तक हो जाता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसका इम्पैक्ट हमको इंस्टेंट भी देखने को मिलता है और कई सालों तक भी इसका इम्पैक्ट बने रहता है। ठीक है, मेजर इसके में डिसीज़ है ब्लड कैंसर, बोन का कैंसर, ये सारे डिसीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन का सबसे ज़्यादा और मेजर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में आपका हिरोशिमा और नागासाकी में। जैसा कि आपको पता है कि 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को कंस्टिट्यूटली आपका हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराए थे। बम गिराने से क्या हुआ, उसमें रेडिएशन फैला तो एट द इंस्टेंट उसका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन आज से 70 साल बाद भी उसका इम्पैक्ट उतना ही देखने को मिलता है। ठीक है, आज भी वहाँ पे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। तो रेडिएशन का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होता ही है, बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी उसका होता है। ठीक, तो हाँ, एक जो क्वेश्चन आपसे पूछता है इसी अटैक से रिलेटेड, कि ये पूछता है कि आपका जब परमाणु हमला अगर किसी देश पे हो तो उस देश के लोगों को प्रिकॉशन के लिए कौन सी गोली खानी चाहिए। ठीक है, तो वो है पोटेशियम आयोडाइड की गोली। ठीक है, जो आपका रेडिएशन जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा, थायराइड ग्लैंड बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रेडिएशन से। तो
वो अगर गोली खा लेते हैं तो काफ़ी हद तक रेडिएशन से बचाव हो सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें से पूछा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद की कुछ चीज़ें कि इससे बचाव के क्या उपाय हैं वो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि न्यूक्लियर विकिरण से बचने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं और क्या किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बचाव के क्या उपाय हैं वो लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि हम लोग रिएक्टर के चारों ओर जो वॉल बनाते हैं, ठीक है, वो करने के बावजूद भी कई बार होता है कि विकिरण जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट का जो है डंपिंग, मतलब न्यूक्लियर प्लांट से कई प्रकार के आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, वो भी रेडिएशन फैला सकते हैं, तो उनका डंपिंग सही प्रकार से, डंपिंग या फिर उसका निस्तारण अच्छी प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी मानव जो भी यंत्र प्रयोग करता है वो रेडिएशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, सेलुलर फ़ोन से भी वैसे रेडिएशन निकलता है, आपके वॉकी टॉकी से भी रेडिएशन निकलता है। हालांकि उनका मैग्नीट्यूड उतना नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक जो लोग पेस पेकर यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि उनको वॉकी टॉकी में अगर कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो वो उनके पास अगर रहेंगे तो अचानक से उनकी पल्स बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है पेस पेकर, और जो रेडिएशन है वो उसको अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन को कम करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद चश्मा लगाकर यूवी रेस का हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे रेडिएशन वाले क्षेत्रों से बच कर रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर वेपन को कभी कम नहीं कर सकते आज के करंट सिनेरियो में, लेकिन ये सभी क्या जितने भी हमने पॉल्यूशन के जितने भी हमने बचाव के उपाय देखे वो सभी आइडियल कंडीशन है, जो कि इन फ्यूचर तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। लेकिन आपको आंसर लिखना है आपके एग्ज़ाम में, और आंसर लिख के आपको नंबर लाना है तो यही लिखना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक चालू करेंगे उसका नाम है तापीय प्रदूषण, और ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ कई सारे यूज़र्स और कुछ दोस्त मेरे जो फेसबुक और इधर उधर से जुड़ते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, और मुझे दिन में 1-2 कॉल तो आ ही जाते हैं इधर उधर से। ठीक, कई लोग डिमांड करते हैं अलग अलग टॉपिक पढ़ाने के, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखो, आप डिमांड करते हो अच्छी बात है, और मैं कई सारे टॉपिक आपको बिना बोले भी प्रदान कर देता हूँ। जैसे पर्यावरण सब्जेक्ट के लिए मेरे को कोई बोला नहीं था कि आप पढ़ाओ पर्यावरण सब्जेक्ट, लेकिन मैं पढ़ा रहा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी मेरे को कोई बोला नहीं था कि आप कंप्यूटर पढ़ाओ, मैंने कंप्यूटर पढ़ाना चालू किया। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हिस्ट्री, संविधान, ये सारे टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूब में क्रिएटर हैं वो पढ़ाते हैं। मैं एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट ही चूज़ किया हूँ, जैसे कि पर्यावरण हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके आपको वीडियो ज़्यादातर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना, और अगर मिलेंगे भी ना तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल चलते हैं वहाँ जाके भी देख लेना, आपको 1-2 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे नहीं। ठीक है, और वो केवल अपने प्रचार के लिए वीडियो जो है वो डालते हैं अपने यूट्यूब हैंडल पे, वो कभी आपका भला चाहने के लिए नहीं करते। ठीक है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने जितनी भी कंप्यूटर के वीडियोस दिए हैं वो पूरी एक सीरीज में आपके व्यापम का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर आप वो सीरीज को देख लोगे तो आपको बुक छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने पूरा ईमानदारी से वो 21 वीडियो आपको बना के दिए हैं। वैसे जो मैं आपको ये इन्वायरमेंट की वीडियो प्रदान कर रहा हूँ वो भी आपको पूरा कवर करेगा एसीएफ का सिलेबस, और मैं लगातार बना ही रखूँ वीडियो। आप भले से मेरे चैनल में 20-25 व्यू आए तो भी मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर व्यूज़ कम आ रहा है तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया। ठीक है, मैं डेली आपको प्रयास करता हूँ कि वीडियो बना के दूँ, तो प्लीज़ आपका भी ये दायित्व बनता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट तो आप करते नहीं हो, ना ही तो मेरे वीडियोस शेयर करते हो कहीं पर। जो काम है वो मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, आपका पर्सनल फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना भी सीखो कि आप सामने वाला का भी फ़ायदा करो। ठीक है, कई लोगों के कमेंट मुझे अजीब टाइप का आता है, सर इसका वीडियो बना दो। कोई मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई इसका वीडियो बना दो करके। किसी को एप्टीट्यूड पढ़ना है, किसी को हिंदी पढ़ना है, किसी को साइंस एंड टेक पढ़ना है। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा ये सब टॉपिक के।
नहीं तो मैं भी यहाँ पर एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के मकसद से ही यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मेरी जो पर्सनल क्लासेस चलती हैं मैं उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो पर्सनल क्लासेस अगर ज्वाइन करोगे तो उसके लिए आपको मेरे को पैसे पे करना पड़ेंगे, और आप चाहते हो कि मैं सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो प्लीज़ पैसे दे के पढ़ो, ठीक है, और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। हर कोई यहाँ पर अपना बिजनेस रन कर रहा है, बट जो मैं वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो दूसरे प्रोवाइड कर रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाके आप कंपेयर करके देखना, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ऐसा कंप्लीट सीरीज लॉन्च करके नहीं देता, ठीक है। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जाके देखोगे तो उस पर 3-4 वीडियो आपको दिखेंगे किसी भी टॉपिक के, और फिर वो बोलेगा कि आ जाओ मेरे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ वो पूरी वीडियो सीरीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए आप, इसके बाद आपको बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी लेवल तक की बुक है यार, वाणी की बुक। आप एक बार ट्राई करके तो देखो पढ़ के, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, वो तो हर एग्ज़ाम में होता है यार, लेकिन आपका 95% क्वेश्चन एटलीस्ट ये बुक से कवर हो जाएगा। और जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो उसी बुक के हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप मेरे से बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट कॉपरेट करना भी सीखो। अगर आप कॉपरेट करोगे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाने में, ठीक है, तो मैं आपको ऑटोमेटिकली वीडियो प्रदान करूँगा। मैं यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं करता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे आप देखे होंगे कई सारे क्रिएटर लोग अपना कुछ भी डाले जा रहे हैं, बस डाले जा रहे हैं, ठीक है। आपको इतने सारे आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो प्रदान कर देंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, पढ़ूँ क्या, ठीक है। आपको ऐसा PDF निकाल के देखेंगे और ऐसे लाइन खींच के पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। वो क्या है, वो करके आप कभी पास नहीं हो पाओगे। डेटा रटाने के लिए तो मैं तो बहुत सारे डेटा रटा सकता हूँ, लेकिन क्या उसको आप याद रख पाओगे? डेटा लिमिटेड पढ़ो और डेटा लिमिटेड याद करो, बस वही काम करो, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और ये फैक्ट को अच्छे से समझ लो, ठीक। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए मना किया हूँ, आप टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो बेधड़क, लेकिन हाँ समझना आपको ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे अल्टीमेटली कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। ये भी मेरा एक बिजनेस है और एक स्टार्टअप है, समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अब तापीय प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तापीय प्रदूषण मतलब नाम से स्पष्ट है, ताप से होने वाला प्रदूषण। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स मतलब पौधे की बात नहीं कर रहा, जो प्लांट हम लोग न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट, ये सारे जो एल्युमिनियम प्लांट, ये सभी लगाए हुए हैं, तो उनसे डिस्चार्ज होने वाली कई सारे प्रकार की गैसेस हैं। इसके अलावा कई सारी गर्म चीज़ें उसमें से निकलती हैं, ठीक है, और वो अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर उन चीज़ों का निस्तारण या फिर निस्तारण मतलब या फिर डिफ्यूज़न डंपिंग अच्छे से ना किया जाए, तो वही ताप जो है वो वायुमंडल और जल में घुल जाता है, और उसी से क्या होता है, उनका तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद में वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए वो परेशानी उत्पन्न कर देती है, ठीक है। उसी को बोला जाता है आपका तापीय प्रदूषण। मतलब ऊष्मा से जल निकायों या फिर वायुमंडल के ताप में होने वाली वृद्धि कहलाती है तापीय प्रदूषण, अगर आपको डेफिनेशन लिखने के आएगा तो। अब बेसिकली इसके कारण क्या है? पहला चीज़ तो ये है कि तापीय इलाकों मतलब जो नेचुरल सोर्सेज है, जहाँ पर आपका जियोथर्म से आपका हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर आपका वनों की कटाई की जा रही है, तो फिर एब्जॉर्ब कौन करेगा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। इसके अलावा परमाणु संयंत्र से भी हीट निकलती है, उसका बढ़ता प्रभाव। कोयला दहन एवं बिजली संयंत्र मतलब थर्मल पावर स्टेशन से भी आपका हीट प्रोड्यूस होती है, उसको कौन यूटिलाइज़ करेगा। औद्योगिक कचरा व वनोन्मूलन, ठीक है, इनसे भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वन तो बेसिकली हीट एब्जॉर्वर का ही काम करते हैं। मृदा अपरदन, ठीक है। अब मृदा अपरदन का रिलेशन क्या है तापीय से मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका प्रभाव हो सकता है, ये वाला, लेट मी चेक। प्रभाव इसके देखते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि उद्योग से आपका मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू क्लास से
कोई भी चीज़ चलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और इसका क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है ये मैंने ऑलरेडी आपको वायु प्रदूषण में बता दिया है, ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्लाई ऐश आपके थर्मल पावर प्लांट से आपका कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हवा में जो तैरते रहते हैं, ठीक है, आपका कोयला बर्न करने के बाद उसके जो राख के कण हैं वो भी काफ़ी गर्म होते हैं, ठीक है, और वो भी हवा में भी तैरते रहते हैं। उसके काफ़ी सारे चीज़ों का यूटिलाइज़ हम लोग ब्रिक्स बनाने वगैरह में कर लेते हैं, लेकिन वो भी जो है फ्लाई ऐश तब भी आपके हवा में उड़ते रहते हैं और वो बेसिकली आपके पत्तियों के ऊपर जमा होकर उसके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, वायुमंडल में काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा गैर थर्मल पावर प्लांट से कई सारे की नाइट्रोजन युक्त गैसेस निकलती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों प्रकार के गैसेस निकलती है। और इसका क्या इम्पैक्ट होता है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपको वायु प्रदूषण में, तो आप वहाँ से इसका इम्पैक्ट लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके नियंत्रण के उपाय दिए हुए हैं जो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ठीक है, हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, कई लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि एसीएफ का एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, और ऐसे मेरे को 3-4 फ़ोन आ चुके हैं। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई यहाँ पर क्या कहना चाहिए, मेरा कोई पीएससी से कांटेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, ना ही तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टाइप बार बार मैं पीएससी को फ़ोन लगाता हूँ, ठीक। मेरा एक होम ट्यूशन चलता है जिसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं भी खुद सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा जरूर चुका हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा लिंक टाइप का नहीं है कि मैं वहाँ पे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक। तो प्लीज़ आप में से जो भी लोग हैं जो पूछते हैं मुझसे, तो प्लीज़ ऐसा मत पूछा करो क्योंकि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा चीज़, आप ही अगर माइंडसेट बना के चल रहे हो कि कब एग्ज़ाम होगा तो मैं तैयारी चालू करूँ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल माइंडसेट समाप्त कर दो अपना, ठीक है। आपको अगर बोलेगा कि कल एग्ज़ाम है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। आपने अभी देखा, मैंने कल ही आपको बोला था कि मेंस का जो पेपर की डेट है आ चुकी है, ठीक है। आपने देखा कि अभी तक कोरोना चल रहा था और अचानक से मेंस का एग्ज़ाम आ गया सामने, तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे तो उनका तो हो गया ख़त्म काम, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पीएससी का जो अभी वर्तमान में संचालन जिस तरीके से हो रहा है वो किसी भी तरीके से उसको आदर्श नहीं कहा जा सकता, और ये सभी लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि इसने क्या गलत आंसर लिए क्या सही आंसर ले लिए, वो हर किसी को पता कि उसने क्या किया है, बट आपको ये समझना होगा कि जो संचालन अभी वर्तमान दौर में हो रहा है वो कतई आइडियल नहीं है, और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको एक सप्ताह के पहले बता दे कि अब कल ही एग्ज़ाम है उसका, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते चलो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ो, पुराने वीडियोस देखो, और पुराने वीडियोस नहीं भी देखते हो तो प्लीज़ घर में एटलीस्ट 9th-10th की बुक आपके, चलो मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है इससे रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हो, प्लीज़, तो मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आपको सोर्स रखने चाहिए एसीएफ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं आपका व्यापम कभी बता दूंगा आपको, तो उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। लेट इट बी, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहता था कि आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन मत किया करो क्योंकि मेरे पास खुद आंसर नहीं है उस चीज़ का। नियंत्रण के क्या उपाय हैं आपका तापीय प्रदूषण के? सबसे पहले तो यही है कि नाभिकीय संयंत्रों पर नियंत्रण, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होती है। हमने इसके लिए बहुत सारे कूलिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित होती है, तो उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। पौधारोपण करना, और पौधारोपण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्बेंट का भी काम करता है, वर्षा भी लाता है, ठीक है। तो उससे टेम्परेचर जो है आपका एटमॉस्फेयर का और जलों का मेंटेन रहता है। कूलिंग टावर, हालांकि अगर आप कभी थर्मल पावर प्लांट गए हो कि नहीं गए हो तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली जो हॉट गैसेस रहती हैं उसका प्रयोग हम लोग डीऑक्सीजनेटेड वाटर को हीट करने में करते हैं, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होता है, जिससे टरबाइन चलता है, ठीक है। तो वो हम लोग उसका हीट का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उस
जो गैसेस रहती हैं उसको अल्टीमेटली कूलिंग टावर करके एक जगह होती है जहाँ पे भेजा जाता है, जहाँ से उसको वाटर के संपर्क में लाया जाता है ताकि उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद एट लास्ट ये सब करने के बाद उस पर से जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल वगैरह हैं उनको फिल्टर करके उसको फिर फाइनली भेजा जाता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे। उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है आपके एटमॉस्फेयर पे। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन वो भी उतनी नाकाफ़ी है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको समझना होगा ये सब चीज़ें। तो कूलिंग टावर का तो प्रयोग हम लोग अभी भी करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग टावर का प्रयोग करें ताकि ये हीट जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। कृत्रिम तालाबों का निर्माण, जो आपके वेस्ट वाटर हैं उनको डंप करने के लिए आपको कृत्रिम तालाबों और कृत्रिम झीलों का निर्माण करना चाहिए ताकि आपके हॉट वाटर और आपके कोल्ड वाटर को अलग अलग सेपरेट किया जा सके, ताकि कम से कम इम्पैक्ट जीवों पर हो जो कि आपके तालाब वालाब में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये करते भी हैं बेसिकली, ठीक है। और भी काम किया जा रहा है और में और करने की ज़रूरत है। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक। कुछ आपके क्वेश्चन नाभिकीय दुर्घटना से रिलेटेड थे जो कि आपके एसीएफ के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका नाभिकीय दुर्घटना में सबसे जो मेजर दुर्घटना हुई थी वो 1986 में आपके सोवियत संघ में हुई थी, ठीक है। सोवियत संघ, जैसे आपको पता था कि रूस के अलावा जो अभी वर्तमान का रूस है, इसके अलावा रूस के आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी सोवियत संघ में आते थे, ठीक है। और जैसे कि पता होगा कि 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और तब जाके रूस बना। तो बेसिकली चार्नोबिल जो था वो पहले सोवियत संघ के अंतर्गत आता था, वर्तमान में ये यूक्रेन में आता है और ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना मानी जाती है जो कि प्लांट के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है आपका 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, और ये अमेरिका में हुई थी 1979 में, ठीक है। तो ये दो दुर्घटना, इसका डेट देख लेना ना इन दोनों का, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपके उससे एसीएफ एग्जामिनेशन में 2017 के पेपर में, ठीक है। एक और दुर्घटना हुई थी अभी हालिया फिलहाल में आपके जापान के फुकुशिमा आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, वहाँ से भी आपका रिसाव हो गया था क्योंकि वहाँ पे सुनामी आ गई थी, ठीक है। उसका डेट मेरे को नहीं पता, आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि और मैं क्लास के बाद मैं खुद सर्च करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 प्रदूषण ख़त्म किए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रदूषण बचता है आपका सागरीय प्रदूषण, और एक और प्रदूषण आपका ई वेस्ट के बारे में है, ठीक है। और फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके बनते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट से कर लेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में वो भी ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं यही बोल रहा हूँ, आप मुझे कोऑपरेट करिए। आप लोग कोऑपरेट नहीं करते मुझे पता है, थोड़ा बहुत सहयोग कर दोगे तो मैं भी खुश रहूँगा और आपको भी खुश रखूँगा, आपको ज़्यादा वीडियो कंटेंट्स प्रोवाइड करके। इसके अलावा आपको एक और काम करना, प्लीज़ वीडियो को कंपलसरी लाइक करिए, इसमें कमेंट पे थम्स अप भी डाल देंगे तो बहुत है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कंपलसरी ऑन करें, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक एसीएफ सीजी व्यापम सीजीपीएससी से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।